नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका 15 तारीख को हिंदी ऐच्छिक का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक विषय का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि जो आपका मिड टर्म का प्रश्न पत्र आने वाला है वो किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यह सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। इसके साथ ही जो इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन है उनका डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगा। इसलिए बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होने वाला है और उसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले सामान्य निर्देश देख लेते हैं। नंबर 1, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। नंबर 2, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको हर एक प्रश्न से पहले कुछ निर्देश दिए होंगे, आपको उन्हें जरूर पढ़ना है, उसके बाद अपना उत्तर देना है। नंबर 3, तीनों खंडों के कुल 13 प्रश्न हैं, तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपका जो मिड टर्म एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 3 खंड आपको मिलेंगे, क, ख और ग, और कुल मिलाकर 13 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और 13 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और नंबर 4, यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। मतलब आपको कोशिश यह करनी है कि मान लीजिए आप खंड क को हल कर रहे हैं तो खंड क में जितने भी प्रश्न हैं उन्हें क्रम के अनुसार हल करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से आपको हल करना है। क्योंकि इस प्रकार अगर पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं तो मार्किंग करने वाले टीचर को सुविधा रहती है। चलिए अब एक बार सैंपल पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले खंड क देखते हैं। खंड क अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के आधार पर है और यह कुल 18 अंकों का है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश के आधार पर आपसे पूछा गया है और यह प्रश्न 10 अंकों का है। अब मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा देता हूं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले। मीन्स आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी उत्तर बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन जो सबसे ठीक होगा आपको उसको चुनना है। अब इस गद्यांश को एक बार आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में बड़ी समस्या आती है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं, अगर उनको पूरा गद्यांश पढ़ने में समस्या होती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। जो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का वर्ण्य विषय क्या है। मतलब ये पूछा गया है कि इस गद्यांश में किस विषय पर बात की गई है। अब आप इस गद्यांश को एक बार शुरू से पढ़ के देखना, आप समझ पाएंगे क्या बताने का प्रयास किया है। भाषा अपने समाज का प्रतिबिंब होती है, यदि वह संरक्षित नहीं रहेगी तो प्रतिबिंब की कल्पना नहीं की जा सकती। आज न जाने कितनी बोलियां आम लोगों की जुबान और व्यवहार से दूर जाती दिख रही हैं। मतलब यहाँ पर 2 शब्द आ गए, भाषा और बोली। मीन्स इस गद्यांश में भाषा और बोलियों के बारे में बताया गया है जो दूर जाती दिख रही हैं, मतलब खत्म हो रही हैं। तो अब आप अपने 4 ऑप्शन देखिए, उसमें सबसे नजदीक उत्तर कौन सा बनता है। कि ऑप्शन ए दिया गया है, विश्व की प्राचीन भाषाएं और बोलियां। ऑप्शन बी, आम जुबान से दूर होती मातृभाषा। मातृभाषा शब्द वहां पर नहीं आया, आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। नंबर सी, विदेशी भाषाओं के प्रति बढ़ता मोह। और नंबर डी, विलुप्त होती बोलियां और भाषाएं। तो आपने ऊपर गौर किया होगा, जब मैंने आपको गद्यांश पढ़कर सुनाया था यह ऑप्शन उसमें था, तो इस पहले पार्ट का जो उत्तर बन जाता है वो डी बन जाता है, विलुप्त होती बोलियां और भाषाएं। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 2 है, बोलियों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब आप एक बार ऊपर जाके दोबारा से गद्यांश पढ़ेंगे और ये बात ढूंढने का प्रयास करेंगे जहां पर ये कहा गया है। अब उससे आगे आप पढ़ेंगे, बोलियों की एक गूढ़ बात यह है कि इनमें पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार छिपा रहता है। अब आप अपने प्रश्न के उत्तर देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें आपको कोई ना कोई ऑप्शन उससे मिलता हुआ मिलेगा। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, इन्हें सीखना सिखाना सरल होता है। आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे ये कहीं नहीं मिलेगा। ये पारंपरिक ज्ञान का भंडार होती हैं, अभी हमने ये बात पढ़ी थी, तो उत्तर बी बन जाता है। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे
और उसके बाद गद्यांश में जो प्रश्न कहा गया है उस बात को ढूंढेंगे और अपना उत्तर लिख देंगे। ये तो थी एमसीक्यू वाली बात। अब आपके पेपर में इस बार गद्यांश के आधार पर 3 तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मैंने आपको 3 एमसीक्यू दिखा दिए हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद एमसीक्यू प्रश्न नहीं होंगे। अब आपसे एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा और 3 प्रश्न 2-2 अंकों के पूछे जाएंगे इसी गद्यांश के आधार पर। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब एमसीक्यू वाला झंझट खत्म हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जो आपका प्रश्न है उससे मिलती जुलती बात ऊपर गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने उत्तर में लिख देंगे। संभावना बन जाती है आपको उत्तर उसके अंक दे दिए जाएंगे। खंड ख में जो दूसरा प्रश्न है वो अपठित पद्यांश के आधार पर आपसे पूछा गया है। अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा, और इस प्रश्न में आपको एक पद्यांश दिया गया है जो एक ऐसी कविता से लिया गया है जो पहले आपने नहीं पढ़ी है, और इसके आधार पर फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कुल 8 अंकों के हैं। इसमें 3 एमसीक्यू हैं, एक प्रश्न 1 अंक का है और 2 प्रश्न 2 अंकों के हैं। अब अपठित पद्यांश में बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है और वो कविता से पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी आपको वही नियम अप्लाई करना है जो मैंने आपको गद्य खंड में बताया था कि आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, उस प्रश्न को पढ़कर आप फिर अपनी कविता के अंश पे आएंगे और वहां पर आप उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पृथ्वी की छाती फाड़ से क्या अभिप्राय है। अब इसके बाद आप पद्यांश को पढ़ेंगे। पद्यांश की जो पहली पंक्ति है उसको आप ध्यान से देखिए। पृथ्वी की छाती फाड़ कौन यह अन्न उगा लाता बाहर, दिन का रवि निशी की शीत कौन लेता अपनी सिर आंखों पर, कंकड़ पत्थर से लड़ लड़कर खुरपी से और कुदाली से ऊसर बंजर को उर्वर कर चलता है चाल निराली ले। अब इनका अर्थ समझने के लिए अब इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से देखते हैं कि पृथ्वी की छाती फाड़ कौन यह अन्न उगा लाता बाहर, कि पृथ्वी की छाती को फाड़ कर कोई अन्न को उगाकर बाहर लाया है। तो यहाँ छाती फाड़ना का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी को फाड़ दिया गया है, इसका मतलब है पृथ्वी को उपजाऊ बना के उसमें हल चलाकर किसान अन्न को उगाकर बाहर ले आता है। तो अब जो हमारा प्रश्न है उसको अब देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की छाती फाड़ से क्या अभिप्राय है। तो यहां पर इसका अर्थ बन जाता है धरती पर हल चलाकर, क्योंकि किसान जब खेत में हल चलाता है तो धरती को एक प्रकार से फाड़ता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किसान खुरपी और कुदाली से क्या करता है। अभी हमने पंक्तियां पढ़ी थी कि खुरपी और कुदाली से किसान क्या करता है, एक बार देख लेते हैं। कंकड़ पत्थर से लड़ लड़कर खुरपी से और कुदाली से ऊसर बंजर को उर्वर कर चलता है चाल निराली ले। मतलब खुरपी और कुदाली से किसान ऊसर बंजर को उर्वर कर देता है। मतलब जो पृथ्वी ऊसर है जहां पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, जो बंजर है उसको भी किसान उर्वर यानी कि उपजाऊ बना देता है। तो आप यहां उत्तर देख पाएंगे कि ऑप्शन डी बंजर धरती को उपजाऊ बनाता है, तो यह इसका उत्तर बन जाता है। प्रश्न नंबर 3, दिन का रवि निशी की शीत से क्या आशय है। अब कविता आप दोबारा पढ़ेंगे तो इन पंक्तियों को पाएंगे। दूसरी पंक्ति देखिए ऊपर से, दिन का रवि निशी की शीत कौन लेता है अपनी सिर आंखों पर। अब अपने सिर आंखों पर लेना, दिन का रवि, रवि माने सूर्य, क्या सूर्य को सिर पे कोई लेता है? नहीं, ये प्रतीकात्मक है कि जब बहुत तेज धूप होती है हम बोलते हैं सूरज सिर पर आ गया है। निशी की शीत, निशी माने रात, शीत माने ठंडक, कि जो रात को ठंड होती है क्या हम उसको सिर पे लेते हैं? नहीं, ये भी प्रतीकात्मक है कि रात्रि को ठंड लगती है। किसान दिन में खेत में काम करता है, रात में भी काम करता है, तो दिन की गर्मी को भी सहन करता है और रात की ठंड को भी सहन करता है। तो यहां हम प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, दिन का रवि निशी की शीत से आशय है। ऑप्शन ए दिया है सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता। ऑप्शन बी दिन का सूर्य और रात्रि का चंद्रमा। ऑप्शन सी दिन की गर्मी और रात की सर्दी। ऑप्शन डी दिन की गर्मी और रात की चांदनी। तो हमारा उत्तर सी बन जाता है, दिन की गर्मी और रात की सर्दी। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान की भुजाओं को मजदूर क्यों कहा गया है। आप कविता पढ़ेंगे और इस
प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास स्वयं करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, किसान की तुलना देवताओं से क्यों की गई है। और प्रश्न नंबर 6, मिट्टी से युद्ध करने से क्या तात्पर्य है। आप कविता के पद्यांश को पढ़ेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं जिसकी सहायता से आप पेपर में पद्यांश को हल करने का प्रयास करेंगे। अब खंड ख अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर है और यह 22 अंकों का है। जो प्रश्न नंबर 3 है उसके 3 भाग हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर क, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, ऐसा पत्रकार जो किसी एक समाचार संगठन, न्यूज चैनल या संस्थान के साथ बंधकर काम नहीं करता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार माध्यमों के लिए काम करता है, वो फ्री होता है। प्रश्न नंबर ख, फीचर किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य शिक्षा देना, ज्ञानवर्धन करना और लोगों का मनोरंजन करना होता है। आप अखबार अगर पढ़ते हैं तो अखबार के पीछे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके मनोरंजन के लिए होती हैं, उसमें फीचर भी आता है। प्रश्न नंबर ग, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। ऐसी रिपोर्ट जो गहरी छानबीन विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। और विशेष रिपोर्ट सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले खोजी रिपोर्ट जिसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। नंबर 2 इन डेप्थ रिपोर्ट, नंबर 3 विवरणात्मक रिपोर्ट और नंबर 4 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इनके बारे में आप एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहां पर 60 शब्दों में कहा गया है तो यह प्रश्न 3 अंक का है। आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं जितना ज्यादा लिखेंगे उतने अंक ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको शब्दों की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। चौथे प्रश्न का क भाग, रेडियो समाचार लेखन में किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब भी रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो समाचार लेखन के लिए समाचारों को ट्रिपल स्पेस में टाइप्ड कॉपी में लिखा जाता है और रेडियो पे समाचार लेखन के समय संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब कोई संख्या लिखते हैं तो 0 से 99 तक तो अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संख्या बड़ी होती है तो उसको हम शब्दों में लिखते हैं। अंकों में लिखना आसान नहीं रहता। तो कुछ इस प्रकार की कुछ सावधानियां हैं जो आपने चैप्टर में पढ़ी थी, आप दोबारा से एक बार देख लेना। यह मैंने आपको हिंट दिया है। प्रश्न नंबर ख, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसे समाचार लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली क्यों मानते हैं। उल्टा पिरामिड शैली वह शैली होती है जिसमें क्लाइमैक्स सबसे पहले आता है और यह कथा शैली की उल्टी होती है, क्योंकि कथा शैली में क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष सबसे अंत में आता है। अब यह सबसे लोकप्रिय शैली क्यों है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली का लेखन और संपादन बहुत आसान होता है, इसलिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। प्रश्न नंबर 5 के इंस्ट्रक्शन में पढ़ता हूं, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। अब आपको 3 विषय दिए गए हैं, 3 में से किसी एक विषय पे आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। मैं तीनों विषय बता देता हूं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव के लिए नया खतरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एआई बोलते हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। मिड टर्म में नहीं आएगा तो आपके एनुअल एग्जाम में आ जाएगा। ख, डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता भारत। और ग, भोजन की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। 3 विषय दिए हैं, तीनों आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब जब भी आप कोई रचनात्मक लेख लिखेंगे तो आपको तुरंत अपना आंसर लिखना शुरू नहीं करना है। पहले आप जिस भी विषय का चुनाव करते हैं लिखने के लिए उस पर 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या आपको उसकी आधारभूत जानकारी है, अगर जानकारी है तो कहाँ तक है, उसका थोड़ा अपने दिमाग में या रफ एक खाका तैयार कीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। और आपको लगभग 100 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। 100 शब्दों का अर्थ लगभग 10 लाइनें आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित 3 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, आंतरिक आपको विकल्प दिया गया है और 3-3 अंक के 2 प्रश्न हैं। क, नाटक और कहानी में क्या अंतर है? बच्चों, अगर आपने अपना चैप्टर ध्यान से पढ़ा था तो आपके टीचर्स ने आपको ये एक बात जरूर बताई होगी कि नाटक और कहानी में जो सबसे मुख्य अंतर होता है वो होता है मंचन का। नाटक का मंचन होता है, कहानी का मंचन नहीं होता। और आप उसको इस प्रकार बोलते हैं कि कहानी को हम केवल पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखने का अर्थ है मंचन होना, मंच पर दिखाना। उसके अलावा भी कुछ अंतर हैं, जैसे नाटक में समय का बंधन होता है, कहानी में समय का बंधन नहीं होता। नाटक के सभी दिशा निर्देश वर्तमान काल में होते हैं, कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अंतर आप नोट कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या अपनी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर ख, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपकी बुक में कविता के 3 घटक दिए गए हैं। नंबर 1 शब्द, नंबर 2 बिंब और नंबर 3 छंद। ये 3 घटक आपकी बुक में दिए गए हैं। आप इनमें से किन्हीं 2 का परिचय दे सकते हैं। जो शब्द होता है कविता की मूलभूत इकाई है, बिना शब्दों के कविता नहीं बन सकती। और D.H. लॉरेंस ने तो कहा भी है, प्ले विद द वर्ड्स। इन शब्दों की तुकबंदी करनी है, उनसे ही कविता का निर्माण होता है। नंबर 2 बिंब। बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है चित्र बनाना। बहुत सारे शब्दों को सुनकर आपके मस्तिष्क में, आपकी आंखों के सामने कुछ शब्दों से चित्र बन जाते हैं, उन चित्रों को ही बिंब कहा जाता है। और छंद कविता की आंतरिक लय होती है। कविता लिखते समय कवि को वर्णों और मात्राओं की संख्या का ध्यान रखना पड़ता है, उसे छंद कहा गया है। लेकिन जो छंदमुक्त कविताएं भी होती हैं जिनमें अर्थ की लय का ध्यान रखा जाता है, इसलिए छंद को हम लय के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न नंबर ग, नाटककार में कुशल संपादक के गुण होने आवश्यक क्यों माने गए हैं? ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि नाटक को मंच पे दिखाना है, और मंच पर जब आप कोई नाटक का मंचन कर रहे हैं वहां पर आपके पास रीटेक का मौका नहीं होता। इसलिए नाटककार को पहले से ही बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने नाटक में काट छांट करनी पड़ती है ताकि उसका नाटक सफल रहे, मंच पे उसका आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। इसलिए नाटककार एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। अब खंड ग को देखते हैं। खंड ग अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 के आधार पर है, और यह कुल 40 अंकों का है, जिसमें 15 अंक काव्य खंड के हैं, 15 अंक गद्य खंड के हैं और 10 अंक अंतराल भाग 2 के हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यानी आपके सामने एक पठित काव्यांश दिया हुआ है, पठित का मतलब है आपकी पाठ्य पुस्तक से काव्यांश दिया गया है। इसको पढ़कर उसके बाद आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। यह काव्यांश पढ़कर आपको पता लग गया होगा किस कविता से लिया गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान स्तिज को मिलता एक सहारा। यह कार्नेलिया का गीत कविता से लिया गया है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, जहां पहुंच अनजान स्तिज को, इस पंक्ति में क्षितिज का क्या अर्थ है? क्षितिज, जब आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको बताया भी गया होगा कि एक काल्पनिक रेखा जहां पर पृथ्वी और आकाश आकर मिल जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आप देखेंगे और ऑप्शन बी आप देख पाएंगे, जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? इस कविता में आपने प्रश्न भी पढ़े होंगे कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा का भाव है। प्रश्न नंबर 4, अनजान स्तिज को मिलता एक सहारा का आशय क्या है? कि हमारे देश में अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है, सहायता की जाती है, तो आंसर सी बन जाता है। और प्रश्न नंबर 4, मलय समीर सहारे का अर्थ है। मलय समीर, मलय एक पर्वत का नाम है और समीर माने हवा, दक्षिण दिशा से आने वाली सुगंधित हवा। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जो भी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको लगता है उसको आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित 3 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।
प्रश्न नंबर का है, कार्नेलिया का गीत से उद्धृत सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ऊपर भी हमने इसका पद्यांश पढ़ा था अभी अभी। सरस तामरस गर्भ विवाह पर कि सरोवरों के अंदर कमल के फूल के ऊपर जो सूर्य के प्रकाश की जो सुबह सुबह किरणें गिन पड़ती हैं वो बड़ी मनोहर लगती हैं, मन को प्रसन्न करने वाली होती हैं। प्रश्न नंबर ख, यह दीप अकेला से लेगी पंक्ति, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत है, इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता लिखिए। यहाँ पर प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, ये सब अंकुर को कहा गया है कि जब बीज को हम मिट्टी में दबा देते हैं वो अंकुर अपने बल से मिट्टी को फोड़कर धरती से बाहर आ जाता है और सूर्य के सामने निकले खड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार जब तक वो बीज मिट्टी में था उसका कोई महत्व नहीं था, और जैसे ही वो अंकुरित होकर बाहर आ गया संसार के सामने प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार कोई कितना ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति जब तक अपने आप को समाज में शामिल नहीं करेगा उसका महत्व नहीं रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ओसामा बिन लादेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, इंजीनियरिंग उसने की थी, बहुत उच्च कोटि का इंजीनियर था, लेकिन समाज से कट गया, आतंकवादी बन गया, समाज में उसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन अगर वो अपने ज्ञान का प्रयोग समाज की भलाई के लिए करता तो उसका महत्व कुछ और ही होता। प्रश्न नंबर ग, अपराधीहु पर कौन है काहू, पंक्ति के संदर्भ में राम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भरत राम का प्रेम के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, और आपको पता है कि भरत ने अपने प्रभु श्री राम की विशेषताएं बताते हुए ये बात कही थी कि भगवान श्री राम तो इतने सरल हैं कि कोई अपराध करने वाला व्यक्ति भी उनके सामने आ जाए तो अपराधी पर भी वो क्रोध नहीं करते हैं, वो सबसे प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आपके में सप्रसंग व्याख्या आनी ही आनी है। ये पंक्तियां किसी भी कविता से आए, लेकिन आपको जो सप्रसंग व्याख्या करनी है उसको 4 भागों में डिवाइड करके लिखना है। सबसे पहले आपको कविता का संदर्भ बताना होता है, और संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, कविता का नाम और कवि का नाम। कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति कविता से ली गई है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको प्रसंग बताना होता है। अब बच्चों को प्रसंग समझ नहीं आता, प्रसंग होता क्या है। प्रसंग का मतलब है उन पंक्तियों में जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। और आपको जब कविता पढ़ाई गई होगी तो आपको बताया गया होगा कि सरोज की मृत्यु हो जाने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इतने व्यथित हो जाते हैं कि अपने जीवन के सभी दुखों को लिख देते हैं। तो आपका प्रसंग क्या है कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है तो वो अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। नंबर 3 पे आपको व्याख्या लिखनी होती है, और नंबर 4 पे आपको विशेष कथन लिखना होता है। इन 4 पॉइंट्स में आपको अपनी व्याख्या करनी है। इन 4 पॉइंटों के 4 नंबर तो आपको पक्का मिलेंगे। उसके बाद जब आप व्याख्या करोगे तो उसमें यह अपेक्षित नहीं होता कि आप सब शब्दों के अर्थ लिखेंगे, आप इसको थोड़ी सरल भाषा में लिख देंगे तो आपका काम चल जाता है। इसी के ऑप्शन में एक और पद्य दिया हुआ है, अघन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दूभर दुख सो जाए किमि काढ़ी, अब धनी दिवस बिरह बाराती, जरह विरह जो दीपक बाती। यानी ये 12 मासा से लिया गया है, और यहां पर भी आपको 4 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। विशेष में आपसे 2 बातें अपेक्षित होती हैं। एक तो आप भाषा बता सकते हैं कि भाषा कौन सी है, और नंबर 2 आप अलंकार बता सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर भी आपसे पठित गद्यांश आ गया है, उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। यह ढेले चुन लो वाला पाठ है जिसके आधार पर 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आप इसको पढ़ के आसानी से कर लेंगे, थोड़ा इजी आपके पेपर में ये आया हुआ है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित 3 प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन का, बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय संवदिया की आंखों में आंसू क्यों आ गए। संवदिया पाठ के आधार पर लिखिए। जब संवदिया बड़ी बहुरिया के घर पहुंच गया था और उसने झूठ बोला था कि बड़ी बहुरिया मजे में है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने उसकी वास्तविक स्थिति देखी थी
उसे पता था बड़ी बहुरिया बहुत दुखी है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रश्न है, बालक बच गया। लघु कथा में बालक से उसकी उम्र और योग्यता से बढ़कर प्रश्न क्यों पूछा गया? बालक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मंच पर बैठा हुआ है और वो कक्षा में प्रथम आया है, इसलिए सब लोग यह जांच पड़ताल कर रहे हैं कि बच्चे को कितना ज्ञान है। इसलिए उस बच्चे को परखने के लिए सभी उससे बढ़ चढ़कर प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न ग, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि चौधरी साहब की बातचीत में एक विलक्षण वक्रता थी। वक्रता होता टेढ़ापन, मतलब बात को घुमाकर बोलना। और चौधरी साहब की जो बातचीत की शैली थी, उनकी लेखन शैली से बिल्कुल अलग थी, खासकर जब वो अपने नौकरों से बात करते हैं। कभी किसी नौकर के हाथ से छूटकर गिलास टूट गया तो सीधा बोलते थे, कारे बचा तो नहीं। इसी प्रकार से जब एक बार पंडित जी एकादशी के दिन उनसे मिले थे और पंडित जी के मुंह से निकल गया कि कुछ जलपान खाया हूं, तो तुरंत उन्होंने क्वेश्चन किया था, कुछ जल ही खाए हैं कि फलाहार भी पिए हैं? तो बात को थोड़ा घुमाकर बोलने की उनकी शैली को ही विलक्षण वक्रता कहा गया है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहां पर भी सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी गई है, लेकिन यह गद्यांश है और गद्यांश में भी आपको उन्हीं 4 बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और नंबर 4 विशेष। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ 2 प्रश्न है, क और ख में से आपको कोई एक हल करना है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, यह अंतराल पुस्तक के आधार पर पूछा गया है और 3 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 के उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न क, झोपड़ी जलने के कारण सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, आप समझ गए होंगे कि सूरदास के पास आय का कोई साधन नहीं था, वह भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करता था और उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि जो गांव के अन्य लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा धन उसके पास इकट्ठा हो गया था। तो उसके पास अपनी आर्थिक हानि को छिपाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह बता नहीं सकता था इतने पैसे कहां से आए हैं। प्रश्न ख, बिस्कोहर की माटी पाठ से सांपों के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस जानकारी में किन अंधविश्वासों का उल्लेख है, स्पष्ट कीजिए। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपने देखा होगा, पाठ में बताया गया है कि कुछ सांप विषैले होते हैं, कुछ विषैले नहीं होते हैं। डोंढा और मदगिजुआ वो दोनों विषहीन है, मतलब उनमें जहर नहीं होता। तो पाठ से हमें जानकारी मिलती है कि सभी सांप विषैले नहीं होते। और एक सांप के बारे में बताया गया जो वामन जाति का है, उसको मारा नहीं जाता। इसी प्रकार पीपल या अन्य झाड़ियों में मिलने वाले सांप विषैले होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी पाठ में मिलती है, एक बार आप पाठ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। और अंधविश्वास जो यहाँ दिया गया है कि कुछ सांपों को वामन जाति का माना गया है यानी पूजनीय है, इस प्रकार के कुछ अंधविश्वास के बारे में बताया गया, आप पढ़ लेना एक बार। प्रश्न ग, झोपड़ी जल जाने और संचित जमा पूंजी खो जाने के बावजूद भी सूरदास किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि पुनर्निर्माण की बात करता है। कथन के संदर्भ में सूरदास जैसे चरित्र की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं है, सब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। आप लोग न्यूज सुनते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चला हुआ है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच, इजराइल हमास के बीच कई प्रकार के युद्ध चले हुए हैं। अगर सूरदास चाहता तो अपना बदला ले सकता था, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, लेकिन नहीं, उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि वह दोबारा अपना घर बनाएगा। तो इसीलिए आज के संदर्भ में जब पूरा विश्व युद्ध की ओर भाग रहा है, हमें सूरदास जैसे चरित्र की विशेष आवश्यकता है जो लोगों के मन से ईर्ष्या का भाव, प्रतिशोध की भावना को समाप्त कर सके। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट पेपर दिखा दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि पेपर यही आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या इन से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। हाँ, पेपर आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।